साथियों, मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनफिल्टर्ड हिस्ट्री पर। साथियों, मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारे द्वारा एक प्रीलिम्स PYQ सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने 2022 से लेकर 2025 तक के पेपर एलिमिनेशन टेक्निक के साथ कर लिए हैं। आज हम 2021 का पेपर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ आप 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक आपकी लग जाएगी। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है वेतवा, क्षिप्रा, वैनगंगा और तवा। तो क्षिप्रा और उनकी नदियाँ हैं, इनकी ये सहायक नदियाँ हैं, इनकी ये नदियाँ हैं। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, ये हम सबको अमूमन पता होता है। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और बेतवा जो कि है कि यमुना की सहायक नदी है। या हम यहाँ तवा से देख सकते हैं, तवा नर्मदा की सहायक नदी। तो हमको ये 2 पता है, क्षिप्रा पता है और तवा पता रहती है। तो यहाँ वैनगंगा गोदावरी की हो जाएगी, ये गोदावरी की पता रहती है। तो यानी कि आप यहाँ अगर 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी 2 निकल आएंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ फोकस नहीं पे किया गया है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंध जलवायु का एक उदाहरण है। उपोष्ण कटिबंध, ग्वालियर उपोष्ण कटिबंध, ये बात सही है। ग्वालियर उपोष्ण कटिबंध का एक उदाहरण है और ये अपवाद भी है, क्योंकि अमूमतः मध्य प्रदेश के उत्तर भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु, उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु है और ग्वालियर इसका अपवाद स्वरूप है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। ये बात भी सही है, मध्य प्रदेश में दोनों से वर्षा होती है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ थोड़ा आप गौर से देख सकते हैं। पहली बात, ये तीनों ऑप्शन सरल हैं, बिना डाटा के हैं, इनमें कोई डाटा नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें डाटा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं आप इन्हें देखेंगे तो ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक लग रहे हैं। इसमें 50% या 80% इसका आंसर है और 50% या कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए इसका सही आंसर 80% है। 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश किस जिले से नहीं गुजरती है। तो इसकी एक ट्रिक है, रहुआ, राशि, भमरासा, दमदम, कटरी, उमरासा, यानी कि रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो इसका आंसर इंदौर है, यानी कि उज्जैन, भोपाल और विदिशा तीनों से गुजरती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। किन किन चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। सबसे पहले बात यहाँ हम देखेंगे, कोयला पेट्रोलियम किससे बनता है, फोसिल से बनता है, फोसिल्स से बनता है। और फोसिल्स यानी कि अवसाद किस चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट में इसलिए नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये प्रारंभिक चट्टानें हैं, इसमें नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानों में कोई फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान सबसे, ये तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आग्नेय यानी कि इग्नेशियस रॉक में ये प्रारंभिक बहुत पुरानी और दबी हुई होती हैं, इनमें कोई फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर परतदार या अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम ये देख लेते हैं। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। और बघेलखंड में अन्य प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, शायद मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और सतपुड़ा श्रेणी में ये भी सतपुड़ा श्रेणी में काली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड में नहीं पाई जाती काली मिट्टी। तो इसका आंसर बघेलखंड होगा। कार्बेट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कार्बेट टाइगर रिजर्व, यानी कि ये जिम कॉर्बेट की बात कर रहा है, किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में है। ये टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको इनमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लग पाएगी, क्योंकि ना ऐसा होता है कि ये आपको आते हैं तो आते हैं और नहीं आते तो आपको ये अब छोड़ने ही पड़ेंगे। इसलिए आप कुछ कुछ बड़ी बड़ी संस्थाओं को देख के जाएं, जैसे वर्ल्ड वाइड, जैसे UN की संस्थाएं जितनी भी हैं उनको देख के जाएं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वर्ल्ड बैंक की 4-5 संस्थाओं को देख के जाएं। तो इसका 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने अपने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश का पेपर है, तो अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो अमूमन मध्य प्रदेश आंसर होता है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फर्स्ट स्टेज परीक्षण किसके लिए विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। फॉस्फेटेज है, इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में कई चीज़ें समझ नहीं आती। फॉस्फेटेज टेस्ट किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है। तो फॉस्फेटेज टेस्ट उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, दूध, चाय, पानी, इन तीनों के लिए फॉस्फेटेज टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सारगेसु सागर कहाँ स्थित है। तो सारगेसु सागर, एक मिनट, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर और चौथा ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो कहीं ना कहीं हम इसको एक बार आपको अवस्थिति इसकी दिखा देते हैं, फिर इसका आंसर बताते हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, सैरोगेस सी है ये। इसके पूर्व में अफ्रीका है और पश्चिम में इसके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। पहला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। तो सबसे ज़्यादा युद्ध और आर्थिक तो स्वेज नहर का है, इसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व है। अभी के टाइम भी जब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है, यानी कि नया फोल्ड माउंटेन नहीं है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। इसके ऑप्शन सियरा नेवादा है, रॉकी है, हिमालय है, ऑल्प्स है। तो इसमें ऑल्प्स जो है कि सबसे ज़्यादा अभी नया, हिमालय सबसे ज़्यादा नया फोल्ड माउंटेन है। तो इसका ऑप्शन है सियरा नेवादा। ये कहाँ है, कैलिफोर्निया USA में है, कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, और ये जैसे हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और ये अल्प्स यूरोप में है, और ये तो हम सब जानते हैं इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। मैकमोहन रेखा मैकमोहन द्वारा ये बनाई गई थी। उसमें हम ऑप्शन देखते हैं, चीन और भारत और चीन और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसका आंसर है भारत और चीन। ये तिब्बत के क्षेत्र में, यानी कि तिब्बत और चाइना, तिब्बत के क्षेत्र में है। जिस तरफ तिब्बत है वहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और तिब्बत को अलग करती है। अरुणाचल और तिब्बत को अलग करती है। 1914 में शिमला कन्वेंशन में इसको रखा गया था, मतलब बनाया गया था। शिमला कन्वेंशन में बनाया गया था, और 890 किलोमीटर की है। 890 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है ईस्टर्न हिमालय में, जो कि 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत को सेपरेट कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम देखते हैं 15 ट्रक कृषि संबंधित है, यानी कि ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है। तो ये अधिकतर साग सब्जियों से संबंधित होती है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 को घोषित किया गया है, UN द्वारा 2023 को किस वर्ष के लिए घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हाँ, ये मैं अगर सही जा रहा हूँ, हाँ तो ऐसा ही है, मोटे अनाजों के लिए घोषित किया गया है। और मिलेट मिशन MP का है, जो मिलेट मिशन MP का
उसके तहत घोषित किया गया है। और भारत का श्री अन्न प्रमोशन प्रोग्राम है, ठीक है, श्री अन्न प्रमोशन प्रोग्राम, श्री अन्न प्रमोशन प्रोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर 31 अगस्त है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन ट्राइब्स को अपराधी जनजाति घोषित किया था, तो इस एक्ट को लाके मतलब उस एक्ट को हटाया गया था इस 31 अगस्त के दिन, ठीक है। 31 अगस्त के दिन इस एक्ट को हटाने की जो तिथि है, इसलिए मनाया जाता है विमुक्त जाति दिवस। इस एक्ट को 31 अगस्त के दिन हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो राई नृत्य, बिहू नृत्य, लावनी और नौटंकी। नौटंकी तो नाटक है, खैर, तो ये नृत्य तो है। राम सहाय किस लोक नृत्य, हाँ ये नृत्य तो है ही नहीं है, तो इसमें राई नृत्य है। राई के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राजकीय नृत्य एमपी का है ना। ये राजकीय नृत्य एमपी का है और बुंदेलखंड में लोक नृत्य है। राई दामोदर भी इसको कहते हैं। इसका वर्णन जायसी की पद्मावत में भी है। और ढोलक और नगाड़िया इसके वादक यंत्र हैं। ढोलक और नगाड़िया इसके वादक यंत्र हैं, ठीक है। इसका वर्णन जायसी की, हाँ ठीक है। बुंदेलखंड में बेदनी और मृदंग सोल है इसकी, ठीक है। और श्री प्रकाश यादव कटनी से इसके और एक फेमस नृत्यकार हैं, या कह लो कि इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो ये गोंड जनजाति शैली से संबंधित हैं। आदिवासी परंपरा कला का सृजन किया है गोंड, ठीक है। गोंड आदिवासी परंपरा कला का इनने सृजन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये दो मिलान सुमेलित करना है, जिला और संभावित उत्पाद। तो बालाघाट, बैतूल, खरगोन और नरसिंहपुर। तो तुअर दाल एवं गुड़, बैतूल मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, खरगोन और सागौन, और नरसिंहपुर कोदो कुटकी। ये एक मोटा अनाज है कोदो कुटकी। तो यहाँ हम खंडवा, खरगोन, बालाघाट में सबसे पहले मिर्ची लगाते हैं। अगर खंडवा, खरगोन, बालाघाट मिल रहा है, आपको मिर्ची मिल रहा है, तो सबसे पहले मिर्ची लगाइए, क्योंकि खंडवा, खरगोन, बालाघाट के साइड ही अधिकतर मिर्ची होती है, ठीक है। अब रह गए 3, तो इनमें हम अगर एक एलिमिनेट और करेंगे तो हो जाएगा। तो बालाघाट कोदो कुटकी के लिए फेमस है, बालाघाट कोदो कुटकी के लिए फेमस है। और बैतूल सागौन के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ सागौन अमूमन पाया जाता है, ठीक है। और नरसिंहपुर एक रह गया जो तुअर दाल के लिए फेमस है, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सब जानते हैं, भिंड जिला है जिसमें लिंग अनुपात 837 या 833 कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 22। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो मध्य प्रदेश लगभग 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। मध्य प्रदेश 11 कृषि जलवायु में विभाजित है। तो इसमें है छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पठार, ग्रिड क्षेत्र, बुंदेलखंड सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ का मैदान इलाका और झाबुआ पहाड़ियाँ आदि। यानी कि एक बार फिर सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ियाँ, कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पठार, ग्रिड क्षेत्र, बुंदेलखंड, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ मैदान और झाबुआ हिल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हमारे मध्य प्रदेश के 11 जलवायु क्षेत्र थे। इसका आंसर 11 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल की स्थापना इसको महारत्न उद्यम का दर्जा कब मिला था? तो ये 2013 को मिला था महारत्न का दर्जा। बड़े औद्योगिक PSUs को या बड़ी कंपनी को महारत्न रत्न की उपाधि दी जाती है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, तो अधिकतर ट्राइब मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग में है, तो लगभग ये पूर्वी में है, यानी कि अमरकंटक में ये स्थित है। इसकी स्थापना 2007 और 8 में हुई थी, 2007-8 में हुई थी।
ठीक है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी पे थोड़ा हायर एजुकेशन में उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कॉपर सिटी यानी कि बालाघाट का मलाज खंड, सबको पता है बालाघाट का मलाज खंड कॉपर के लिए बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में कॉपर उत्पादन में बालाघाट पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया है। आईटी अधिनियम ने महत्वपूर्ण कौन कौन सी अवधारणा को पेश किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नीलामी गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार उदाहरण है। इसको एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ऑक्शन एंड डायनेमिक्स प्राइसिंग मार्केट आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑक्शन और डायनेमिक मार्केट किसके एग्जाम्पल हैं? तो B2B कॉमर्स के हैं या C2B कॉमर्स के हैं, C2C या नॉन ऑफ एबव। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर बता देता हूँ। B2B यहाँ बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C में होता है। तो इसमें आयोग ने 2 आंसर दिए हैं, A और C। इसमें यानी कि आयोग ने इसके 2 आंसर दिए हैं, A दिया है और C दिया है। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 28 पर देखते हैं। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो स्विच, राउटर, ब्राउटर और गेटवे। तो इसमें भी आयोग ने 2 आंसर दिए हैं, राउटर और गेटवे, क्योंकि रूटर लिखा है यहाँ और यहाँ राउटर ही है, तो इसलिए इंग्लिश रूट देखें, टेक्निकल सब्जेक्ट से इंग्लिश रूट देखें, तो राउटर और गेटवे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम यहाँ। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें को DNS यानी कि डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। इसका इंग्लिश में है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? या इंटरनेट फ़ोन बुक की तरह होता है, ठीक है। ये इंटरनेट फ़ोन बुक की तरह काम करता है। इसमें ह्यूमंस के रीडेबल नेम जो डोमेन नेम्स होते हैं उनको ये IP एड्रेस में चेंज कर देता है, और जिससे वो कंप्यूटर के लिए पढ़ने के लिए मतलब उनके अनुसार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? यानी कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, और फिर जैसे कोई किसान अमूल को कुछ बेच रहा है, तो इसमें C2 कंज्यूमर टू बिजनेस, ये इसका मॉडल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।